यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ शान और शौकत से जीवन बिता रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक वैम्पायर उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। लेकिन राज यहीं खत्म नहीं होता। 200 साल बाद एक दिन अचानक वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल यह है, आखिर वह लड़का 200 साल तक जिंदा कैसे रहा और वह जादूगरनी जिसने उसे श्राप दिया, उसकी असली मंशा क्या थी? आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1760, जहां हम पहुंचते हैं कॉलिन परिवार की कहानी पर। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, माता, पिता और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था बार्नबस। बार्नबस का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे एक नया टाउन बसाया और उसका नाम रखा कॉलिन्सपोर्ट। बार्नबस के पिता अक्सफोर्ड, और देखते ही देखते उनका कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा। इस दौरान बार्नबस भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। जवानी के इन दिनों में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, एंजेलिक। धीरे धीरे बार्नबस और एंजेलिक के बीच एक रिश्ता पनपने लगा, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खतरनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। एक दिन एंजेलिक ने बार्नबस से साफ कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बार्नबस ने ठंडे लहजे में उसे ठुकरा दिया। यह सुनकर एंजेलिक का प्यार नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खौफनाक रात हवेली की विशाल मूर्ति गिराकर बार्नबस के माता पिता की जान ले ली। सच्चा था, पवित्र था, लेकिन एंजेलिक इसे कभी सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। जोसेट जादू के असर में आकर एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ती है। बार्नबस वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बार्नबस भी टूट जाता है और उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था, एक अमर श्राप। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका था, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता। अब एंजेलिक जान चुकी थी कि बार्नबस को मारना असंभव है, इसलिए उसने गांव वालों को उकसाया। गांव वाले आग और हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने बार्नबस को पकड़ लिया और लोहे के ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया। और यूं 200 साल बीत गए। इसके बाद समय पहुंचता है साल 1972 पर। एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। स्टेशन से वह एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचती है कॉलिनवुड हवेली। वह हवेली का दरवाजा खटखटाती है और वहाँ नौकर विली उसका स्वागत करता है। हवेली के भीतर विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही चेहरा बार्नबस का। जिज्ञासा से वह पूछ बैठती है, ये कौन है? तभी हवेली की मालकिन एलिजाबेथ आती है और बताती है, ये बार्नबस कॉलिन्स हैं, हमारे परिवार के सबसे नेक और महान सदस्य। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उसी कॉलिन परिवार से हैं। उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था कि उन्हें एक केयर टेकर चाहिए जो उनके भाई रॉजर के बेटे डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ विक्टोरिया को हवेली का परिचय कराती है। वह बताती हैं कि अब इस विशाल हवेली में बस कुछ ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बेटी कैरोलीन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। विक्टोरिया जब डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर बताती है, वह समुद्र में डूब गई थी, लेकिन डेविड इस सच को मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है, वह उसे देख सकता है और उससे बातें भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलीन से भी मिलवाती है। कैरोलीन थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। रात के खाने पर एलिजाबेथ विक्टोरिया की मुलाकात डेविड के पिता रॉजर से कराती है। उसी डिनर टेबल पर एक और शख्स बैठा होता है, डॉ जूलिया, जो पेशे से मनोचिकित्सक थी। दरअसल डेविड अब भी दावा करता था कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उनसे बातें करता है। इसी वजह से एलिजाबेथ ने डॉ जूलिया को बुलाया था और वो पिछले 3 साल से हवेली में रहकर डेविड का इलाज कर रही थी। इसी दौरान विक्टोरिया की नजर थोड़ी दूर एक सफेद चादर ओढ़े हुए आकृति पर पड़ती है। उसे लगा कि ये डेविड है जो उसे डराने आया है, लेकिन जब वह चादर हटाती है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जोसेट की आत्मा खड़ी होती है। आत्मा उसे एक ही वाक्य कहती है, वो आ रहा है। यह कहकर आत्मा धीरे धीरे दूर जाती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ मजदूर जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। मिट्टी हटाने पर वहाँ एक ताबूत दिखाई देता है, वही ताबूत जिसमें बार्नबस 200 सालों से कैद था। जैसे ही उनका सुपरवाइजर ताबूत की जंजीरें काटता है, बार्नबस अपनी कैद से आजाद हो जाता है। ताबूत से निकलते ही वह मजदूरों पर टूट पड़ता है और एक एक कर सभी की जान ले लेता है। इसके बाद बार्नबस अपने घर कॉलिनवुड हवेली लौटता है। गार्डन में उसकी मुलाकात विली से होती है। बार्नबस उसे हिप्नोटाइज कर अपने काबू में कर लेता है और पूछता है, क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार रहता है? विली घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर बार्नबस हवेली के अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर हवेली की शाही चीजों पर पड़ती है और वो हर चीज को गौर से देखने लगता है। वह विली को बताता है कि इन चीजों की असली कहानी क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोलीन और डेविड से होती है। कैरोलीन को उसे देखकर लगता है कि शायद ये कोई पागल है या फिर शराब पीकर आया है, लेकिन डेविड सीधा दीवार पर लगी बार्नबस की पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर को देखते ही बार्नबस ठहर जाता है और कहता है, हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तभी एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है और बच्चों को बार्नबस से दूर रहने का आदेश देती है। डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह बार्नबस को हवेली के दूसरे कमरे में ले जाती है और सख्त लहजे में कहती है, अगर ये कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बार्नबस अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को भीतर ले जाता है। उस रास्ते से होकर वे एक खुफिया तहखाने में पहुंचते हैं जहाँ ढेर सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। ये न नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। वहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि बार्नबस उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तभी
डॉक्टर जूलिया भी आ जाती है और एलिजाबेथ उनकी मुलाकात बार्नबस से करवाती है। डिनर के दौरान बार्नबस अपने पुराने मछली पकड़ने के कारोबार के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ भारी मन से बताती है, हमारा कारोबार लगभग बर्बाद हो चुका है क्योंकि एंजेलिक नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर बार्नबस गहरी नजर से सबको देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अब मैं आ गया हूँ और मैं कॉलिन परिवार का बिजनेस फिर से ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आती है। उसे देखते ही बार्नबस ठहर जाता है और अचानक उसे जोसेट कहकर बुला देता है क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल हूबहू उसकी खोई हुई मोहब्बत जोसेट से मिलती थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। फिर कहानी हमें दिखाती है एंजी को, असल में वही एंजेलिक जिसने बार्नबस की जिंदगी तबाह कर दी थी। सदियों पहले काले जादू की ताकत से वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और अपना नाम बदलकर 200 सालों से अलग अलग रूपों में जिंदा रही थी। वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे खबर मिलती है कि पिछली रात मजदूरों को खुदाई के दौरान 200 साल पुराना ताबूत मिला और उसी रात सभी मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सुनते ही एंजेलिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद उस जगह पहुंचती है और उसे यकीन हो जाता है कि बार्नबस वापस आ चुका है। फिर वह सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहां एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, लेकिन तभी बार्नबस सामने आता है और उससे हाथ मिलाता है। उसी पल उनकी आंखों में पहचान की चिंगारी जल उठती है। बार्नबस समझ जाता है कि यही वही औरत है, वही चुड़ैल एंजेलिक। इसके बाद बार्नबस उसे एक कमरे में ले जाता है और कारोबार की बात करता है। एंजेलिक मुस्कुराकर कहती है, अब ये बिजनेस मेरा है और मुझे लगता है तुम पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ। बार्नबस उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, हाँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माता पिता, मेरा प्यार सब खत्म कर दिया और मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में कैद करवा दूंगा। एंजेलिक ठहाका लगाकर जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूपों में इस समाज में इज्जत के साथ जी रही हूँ और अब कॉलिन्सपोर्ट मेरा है। एंजेलिक वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही बार्नबस एलिजाबेथ को सब कुछ बता देता है। उसकी आवाज में दर्द झलकता है, यही वो औरत है जिसने मेरे माता पिता की जान ली और मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। एलिजाबेथ उसकी आंखों में देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है, बार्नबस, तुम अभी भी कर सकते हो। तुम फिर से इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो और कॉलिन परिवार को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हो जहाँ ये कभी हुआ करता था। इसके बाद बार्नबास सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है। टूटी दीवारें फिर से खड़ी होती हैं और उन पर खूबसूरत पेंटिंग सजाकर वह हवेली को एक बार फिर शाही और भव्य बना देता है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और अपनी रहस्यमयी शक्ति से उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का साथ छोड़कर कोलिन परिवार के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। नतीजा यह होता है कि उसका मछली पकड़ने का बिजनेस फिर से तेजी से फलने फूलने लगता है, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर जूलिया को उस पर शक हो जाता है। एक रात वह देखती है कि बार्नबास कैरोलिन के कमरे में झांक रहा है और वहां रखे लैंप को अजीब नजरों से देख रहा है, मानो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जूलिया उसे रोककर बातचीत करती है और कहती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, दिमाग का इलाज करती हूँ। अपनी कला से वह खुद बार्नबास को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसकी असली सच्चाई जान जाती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। सच सामने आने पर जूलिया एलिजाबेथ से बात करती है और कहती है, मैंने सब जान लिया है, बार्नबास एक वैम्पायर है, फिर भी तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? एलिजाबेथ ठंडी सांस लेकर कहती है, यह राज ही रहने दो, उसके रहते घर वालों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर बार्नबास कैरोलिन से सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि इस नए जमाने में प्यार कैसे किया जाता है। कैरोलिन मुस्कुराकर जवाब देती है, सबसे पहले तुम्हें अपना लुक और अजीब व्यवहार बदलना होगा, एक सामान्य इंसान की तरह जियो, फिर देखना प्यार अपने आप सिखा देगा। अगले दिन डॉक्टर जूलिया एक कदम और आगे बढ़ती है। वह बार्नबास का खून निकालती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसके अंदर इंसानी खून डालकर वह उसे फिर से इंसान बना सकती है। इसी बीच समुद्र किनारे एक सीन में हम बार्नबास और विक्टोरिया को साथ साथ चलते देखते हैं। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उधर एंजेलिक अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग करती है। सब शिकायत करते हैं कि उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है क्योंकि बार्नबास का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। गुस्से में एंजेलिक कहती है, मेरी और बार्नबास की मुलाकात अरेंज करो। शाम को वह बार्नबास से मिलती है और उसे चेक थमाते हुए कहती है, ये पैसे लेकर मछली का कारोबार छोड़ दो, मगर बार्नबास उसकी बात ठुकरा देता है। तब एंजेलिक उसके करीब आती है, उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है, हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है और अंततः दोनों वैम्पायर बनकर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बार्नबास का जवाब वही रहता है, जो तुमने मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इसी बीच विक्टोरिया को एक भयानक सपना आता है। उसमें वह अपना बचपन देखती है, कैसे वह छोटी उम्र से ही जोसेट की आत्मा को देखती और उससे बातें करती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बातों को पागलपन समझकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया था। सपने से जागते ही वह अपने सामने वही आत्मा देखती है। वह उसके पीछे पीछे हवेली के बड़े हॉल में जाती है। आत्मा झूमर के ऊपर चढ़ती है और उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने सालों पहले आत्महत्या की थी। अगले दिन बार्नबास सबकी सहमति से हवेली में एक भव्य पार्टी रखता है और पूरे शहर से कई लोगों को बुलाता है। महफिल अपनी रौनक पर होती है। तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और कहता है, पापा ने मना किया है कि कोई भी अंदर न जाए। ये सुनते ही बार्नबास को शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह चुपके से खिड़की पर
चढ़कर झांकता है और देखता है डेविड का पिता रॉजर एक लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा है। बारनबास समझ जाता है कि रॉजर अपने ही परिवार के साथ बेवफाई कर रहा है। इसी बीच बाहर विक्टोरिया खड़ी होती है। बारनबास उसके पास जाकर उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन विक्टोरिया अपने बचपन का काला सच बताने लगती है। वह कहती है, मुझे बचपन से ही एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, मगर मेरे माता पिता इसे समझ नहीं पाए। इसी वजह से मेरा बचपन दर्द और तकलीफों में बीता। एक दिन वही आत्मा मुझे कॉलिनवुड ले आई और जब यहाँ आकर तुमसे मिली तो लगा जैसे सदियों से तुम्हें जानती हूँ। शायद मेरी किस्मत ही थी कि मैं तुमसे मिलूं। अब तुम मुझे अपने जैसे लगने लगे हो। ये कहकर वह धीरे धीरे उसके करीब आती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन ये सब दूर से एंजेलिक देख रही होती है, जो बिना बुलाए ही पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी के बाद बारनबास सीधे डॉक्टर जूलिया के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि जूलिया उसके शरीर से निकला खून खुद को चढ़ा रही है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। जूलिया उसे इंसान बनाने का नाटक कर रही थी, जबकि असल में वह खुद अमर बनने की कोशिश कर रही थी। इस धोखे से गुस्से में भरकर बारनबास उसे वहीं मार डालता है और बिल्ली की मदद से उसकी लाश को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। उसी रात रोजर हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बारनबास उसे पकड़ लेता है। उसे पहले से पता था कि रोजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी। वह रोजर को दो विकल्प देता है, पहला यहाँ रहो और डेविड का सच जाओ, और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। रोजर बिना सोचे समझे दूसरा रास्ता चुनता है और अपने बेटे को छोड़कर हवेली से हमेशा के लिए चला जाता है। अपने पिता को जाते हुए देखकर डेविड रोते हुए सीढ़ियों की तरफ भागता है। तभी उसका पैर फिसलता है और ऊपर से एक भारी झूमर उसके ऊपर गिरने लगता है। बारनबास पलक झपकते ही वहां पहुंचता है और डेविड की जान बचा लेता है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी तेजी और ताकत किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी धूप की एक किरण बारनबास पर पड़ती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। चीखते हुए उसका शरीर आग पकड़ लेता है, मगर बिल्ली तुरंत उस पर पानी डाल देती है और उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद हवेली में मौजूद सभी लोगों पर सच्चाई उजागर हो जाती है। बारनबास वास्तव में एक वैम्पायर है। लोग सहम कर उसे घूरते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। विक्टोरिया भी अब समझ जाती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है और इसी डर से वह भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। इसके बाद बारनबास सीधे एंजेलिक के पास जाता है और उससे गुहार लगाता है कि वह उसे इस श्राप से मुक्ति दिला दे। लेकिन एंजेलिक उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ रहो, मेरे प्रेमी बनो और इस बिजनेस को मेरे साथ मिलकर चलाओ, या फिर हमेशा के लिए उस ताबूत में सड़ते रहो। बारनबास उसकी पेशकश ठुकरा देता है और कहता है, मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। उसकी यह बात सुनकर एंजेलिक की आंखों में नफरत और भी गहरी हो जाती है। वह बातों बातों में डॉक्टर जूलिया का नाम छेड़ती है, मानो जानबूझकर उसे उकसा रही हो। गुस्से में आकर बारनबास कबूल कर बैठता है कि हाँ, जूलिया को उसी ने मारा था। बस यही वो गलती थी जिसका इंतजार एंजेलिक कर रही थी। जैसे ही बारनबास वहाँ से निकलता है, एंजेलिक अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही उसे फिर से ताबूत में कैद कर देती है। लोहे की मोटी जंजीरों से उसका पूरा शरीर बांध देती है ताकि वो दोबारा बाहर न निकल सके। फिर अपने आदमियों को हुक्म देती है और बारनबास को खींचते हुए उसकी ही फिशिंग फैक्ट्री तक ले जाती है। वहाँ वह आग लगा देती है। शोलों में जलती फैक्ट्री और धुएं से भरता आसमान मानो उसकी जीत की गवाही दे रहे हों। इसके बाद एंजेलिक ताबूत सहित बारनबास को एक घने सुनसान जंगल में बने टूटे फूटे खंडहर नुमा घर में छिपा देती है और ठंडी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंजेलिक के जाते ही वहाँ डेविड पहुँचता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने रास्ता दिखाया था। छोटे से बच्चे ने हिम्मत जुटाकर ताबूत की जंजीरें खोली और बारनबास को आजाद कर दिया। उधर दूसरी तरफ जलती हुई फैक्ट्री को देखकर पुलिस और पूरा शहर वहाँ जमा हो गया था और ठीक उसी वक्त एंजेलिक सबके सामने माइक पर आकर घोषणा करती है, मैंने अपनी आंखों से सुना है। बारनबास ने खुद कबूल किया कि उसने डॉक्टर जूलिया की हत्या की थी। उसकी आवाज आग की लपटों और भीड़ की चीखों के बीच गूंज उठती है और पूरा शहर बारनबास को एक खतरनाक कातिल मानने लगता है। एंजेलिक सबके सामने पुलिस को यह भी बताती है कि बारनबास एक खूनी वैम्पायर है और उसके घर वाले भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने यह राज छुपाकर सबको धोखा दिया। यह सुनकर पुलिस सीधा कॉलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। जैसे ही एंजेलिक वहां कदम रखती है, बारनबास गुस्से से लाल आंखों के साथ सामने आकर उसके गले पर झपटता है और अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। लेकिन उसके झटके से एंजेलिक पर कोई असर नहीं होता। वह ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बारनबास को इतनी जोर से दूर फेंकती है कि वह दीवार से टकरा कर गिर पड़ता है। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग अब यकीन कर लेते हैं कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि खतरनाक पिशाच है। पुलिस तुरंत सबको आदेश देती है, सब लोग बाहर निकलो, यहाँ रहना खतरनाक है, और पूरा टाउन हवेली से बाहर भागने लगता है। अब हवेली के बीचों बीच बारनबास और एंजेलिक की एक डरावनी और विनाशकारी लड़ाई शुरू हो जाती है। बारनबास उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एंजेलिक हर वार को रोक देती है। तभी एलिजाबेथ एक बंदूक उठाती है और सीधा एंजेलिक पर फायर करती है। गोली उसके सीने में धंस जाती है, लेकिन कुछ पल बाद एंजेलिक फिर से सीधी खड़ी हो जाती है, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वह अपनी जादुई ताकतों का पूरा इस्तेमाल करती है। हवेली की पुरानी चीजें, कुर्सियां, मूर्तियां, पुतले सब एक एक करके जिंदा हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं। वह एक जहरीले सांप को एलिजाबेथ पर छोड़ देती है और पूरे हॉल में आग भड़क उठती है। लपटों में घिरी हवेली मानो मौत का घर बन जाती है। इसी अफरा तफरी में एक बड़ा पुतला जिंदा होकर बारनबास को कस कर जकड़ लेता है। वह छटपटाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तभी असली सच सामने आता है। एंजेलिक ने अपनी काली शक्तियों से कैरोलिन को वक्त पहले ही एक खूंखार वुल्फ में बदल दिया था। अचानक कैरोलिन का शरीर कांपता है, उसके हाथ पांव पंजों में बदलते हैं और उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। गुर्राते हुए वह सीधे एंजेलिक पर झपटती है। दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। कैरोलिन पूरी ताकत से उसके गले तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक
की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कैरोलिन को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और एक जादुई वार से उसे बेहोश कर दिया। कैरोलिन का शरीर वहीं निश्चल पड़ा रह जाता है। अब हवेली आग में धधक रही थी। एलिजाबेथ सांप से जूझ रही थी। कैरोलिन बेसुध थी और बार्नबास जकड़ा हुआ था और एंजेलिक की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। इसके बाद एंजेलिक बार्नबास के पास जाकर उसे खत्म करने वाली होती है। वह ठंडी हंसी के साथ कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि उसे मैंने ही मौत दी थी। इतना सुनते ही वहाँ डेविड आकर चिल्लाता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें खत्म कर देगी। और तभी अचानक डेविड की माँ की आत्मा सामने आ जाती है। उसकी रूहानी ताकत एंजेलिक पर हमला करती है। एंजेलिक एक विशाल झूमर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बार्नबास उस पुतले की कैद से आजाद हो जाता है और सबको बाहर निकल जाने का आदेश देता है। इसके बाद वह एंजेलिक के पास पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि इस दुष्ट चुड़ैल का अंत इसी झूमर से लिखा गया था। देखते ही देखते एंजेलिक चीखों के बीच हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर विक्टोरिया उसी चट्टान की ओर बढ़ रही होती है जहाँ से कभी जोसेट ने छलांग लगाई थी। उसका दिल टूट चुका है क्योंकि अब वह जानती है कि बार्नबास एक वैम्पायर है और इंसान और वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। तभी बार्नबास उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचता है। गिरने से पहले वह विक्टोरिया को काट लेता है, लेकिन विक्टोरिया आंखों में आंसू भरकर कहती है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम मुझे भी अपनी तरह बना दो। बार्नबास यह सुनकर तड़प उठता है लेकिन इनकार कर देता है और अगले ही पल विक्टोरिया उस चट्टान से छलांग लगा देती है। उसे बचाने की आखिरी कोशिश में बार्नबास गिरने से पहले ही उसे काट लेता है। इस बार विक्टोरिया की मौत नहीं होती बल्कि वह भी एक वैम्पायर बन जाती है। और अब सदियों की तन्हाई के बाद बार्नबास और विक्टोरिया आखिरकार एक जैसे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि अब उनका साथ हमेशा के लिए है। लेकिन कहानी में एक और खौफनाक मोड़ बाकी है। समंदर की गहराइयों में हमें डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई देती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि बार्नबास ने उसे भी काटा था और अब वह भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और इसी सर्द खामोशी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।